नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईपीओ कॉर्नर में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़े हैं जिनका आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के चेयरमैन एंड फुल टाइम डायरेक्टर मिस्टर बादशांग बोथरा एंड हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर अजय डीडी सिंघानिया सर। अजय सर, बादशांग सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बादशांग सर, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी चूंकि एक निश सेगमेंट में काम करती है और इस सेगमेंट में आपके कौन कौन से बड़े कस्टमर्स हैं जिनको आप कैटर कर रहे हैं और क्या कुछ कंपनी के प्लान है आईपीओ से। उसके पहले मैं थोड़ा सा, विवेक जी, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको मौका दिया, आपके थ्रू आपके व्यूअर्स के साथ हमको जुड़ने का मौका दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं थोड़ी ईपैक के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बता दूं आपको, उसके बाद जी में फिर सर। हम लोग श्योर, टेक इट। हाँ, तो हम लोग ईपैक ड्यूरेबल जो है, ये हमारी दो फैमिलीज हैं, बोथरा फैमिली और सिंघानिया फैमिली। तो दोनों की हमारी एक पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप लास्ट 47 ईयर से चल रही है। तो मेरे फादर और सिंघानिया फादर वर पार्टनर्स। तो हम जब 47 ईयर्स की पार्टनर्स की बात करते हैं तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यू सिस्टम्स अगर जब तक साथ में ना हो तो उसके बिना ये पार्टनरशिप चल नहीं सकती। और दोनों फैमिली के बराबर इक्विटी होल्डिंग है और दोनों फैमिली से दो दो फाउंडर प्रमोटर्स इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं और सबकी आपस में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड है। और जो डीएनए रहा है कंपनी का और ग्रुप का डीएनए जो रहा है, ऐसा फाउंडर प्रमोटर का डीएनए रहा है, वो ये है कि हमको बेस्ट के साथ ग्रो करना है। इसलिए जो बिजनेस हम करते हैं उस बिजनेस के अंदर बेस्ट कस्टमर, बेस्ट सप्लायर्स और बेस्ट बैंक सबके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, कि बिकॉज उसी से हमको वैल्यू ऐड होती है और उसी से हम इवॉल्व भी होते हैं। और दूसरी बात है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बिना मार्केट लीडरशिप भी नहीं हो सकती। इसलिए कंपनी का ग्रोथ फोकस, ग्रुप का फोकस हमेशा रहता है R&D के ऊपर और डिजाइन के ऊपर और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हम लोग अभी एयर कंडीशन बिजनेस में है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के नाम से, जिसका हमारा आईपीओ 19 जनवरी को हिट होगा। उसमें हम लोग एयर कंडीशनर और अप्लायंसेस बनाते हैं। और इस बिजनेस की जर्नी, इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़े हम लोग और कौन कौन कस्टमर, जो आपका सवाल है, मैं अजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि अजय प्लीज टेक ऑन अबाउट ईपैक ड्यूरेबल जर्नी। और बिफोर दिस, विवेक जी, हम लोगों के दो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी। और ये हम लोग दोनों प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सितंबर 21 में आए, दूसरे सितंबर 22 में आए, फर्मा कैपिटल और आईसीआईसीआई वेंचर। आईसीआईसीआई वेंचर जो पहले आया था, सिर्फ अपने 1/3 इक्विटी अपनी ऑफलोड, इक्विटी ऑफलोड, इज आल्सो कंटिन्यूइंग फुल्ली विद अस। तो दिस इज आल्सो शोइंग ग्रेट कन्विक्शन इन द कंपनी। और ये इशू साइज जो है वो 400 करोड़ का प्राइमरी है और अबाउट 10.5 मिलियन शेयर्स ओएफएस के अंदर है। अजय सर, प्लीज कंटिन्यू सर, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि कंपनी के कौन से क्लाइंट्स हैं और किनको कैटर कर रहे हैं। डेफिनेटली। सो विवेक जी, सी ईपैक ड्यूरेबल जो कंपनी है ये मेनली एयर कंडीशंस और अदर अप्लायंसेस, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस बनाती है। एंड वी हैव बीन मेकिंग दिस अप्लायंसेस फॉर ऑलमोस्ट नाउ पास्ट 21-22 ईयर्स। सो 2 डेकेड की हमारी जर्नी है। और पिछले 2 डेकेड में एज एन ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, जहाँ पर प्रोडक्ट का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल असेंबली हम सब कुछ करके जो डिलीवर करते हैं अपनी कस्टमर को, तो इंडिया के टॉप 10 में से 7 ब्रांड्स हमारे पास हैं एसी के लिए। इसी तरह से स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस में देखेंगे तो टॉप 10 ब्रांड्स हैं, वो मोस्टली सारे ब्रांड्स हमारे पास हैं। तो किसी ब्रांड का नाम लेना मुश्किल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो टॉप 10 ब्रांड्स वो 7 हमारे कस्टमर हैं आज की डेट में। और जो आरएचपी में नाम गए हैं, जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, गोदरेज, पैनासोनिक, डाइकिन, एंड यू नेम इट, आई मीन वी हैव ऑल द टॉप लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया एज आवर कस्टमर। बजट सर, पोस्ट आईपीओ से प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहेगी कंपनी में? इट विल बी क्लोज टू 50%. 50%. Yeah. So both the promoter will have equal percentage? Yeah. Yes. At family levels, both the promoter families continue to remain the same percentage. Yeah. Okay. सर, एक थोड़ा सा स्ट्रीट में बात हो रही थी कि आपका रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से काफी कुछ आता है, डिपेंडेंसी है। सर, इसके बारे में बताएं कि इसको किस तरह से आप मिटिगेट करने का प्लान कर रहे हैं, क्या कंपनी सोच है इसके पीछे? डेफिनेटली। सी विवेक जी, हमें ना इस पूरे बिजनेस की हिस्ट्री को भी साथ में समझना पड़ेगा, स्पेशली एसी का अगर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सीधा नंबर्स बताता हूँ। अगर पहले हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर 60% से ऊपर थी, लगभग 65-70% थी, आज गिर के वो 35-40% पे आ गई है।
So company is continuously focused on reducing its dependency on China. और ये हमारा नहीं पूरे देश का कंसर्न रहा है। तो इसीलिए 2019 में अगर आप रिकॉल करेंगे, गवर्नमेंट ने एसी को एज ए सनराइज सेक्टर डिक्लेयर करा, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2019 में पूरे देश में 25% पूरे के पूरे एसी इंपोर्ट होते थे। इसके अलावा 70% रॉ मटेरियल पूरा देश इंपोर्ट कर रहा था इसी के लिए, बिकॉज हमारे पास काफी सारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी ही नहीं। इस कैपेबिलिटी की कमी को समझते हुए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लेके आई, जिसमें हमने अपना इन्वेस्टमेंट कमिट करा। ईपैक हैज कमिटेड थर्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितने भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स कमिट हुए में ईपैक नंबर 3 पे है इन्वेस्टमेंट्स कमिट करने के। हमने 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिट करा है गवर्नमेंट को एसी मैन्युफैक्चरिंग की कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। पिछले 2 साल में हमने उसमें से अपनी सारी कमिटमेंट्स पूरी करी है, एक्सीड करी अपनी कमिटमेंट्स इन्वेस्टमेंट के लिए। आज हमने पिछले 3 साल की जर्नी में, 2 साल की जर्नी में इस गैप को काफ़ी हद तक हमने कम करा है। लेकिन आज भी क्योंकि काफ़ी सारे क्रिटिकल रॉ मटेरियल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है भारत में, तो हमें ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं चाइना में। इसके अलावा कंप्रेसर एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि पूरा का पूरा देश ऑलमोस्ट 90-80% इंपोर्ट ही कर रहा है। सो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो ये 2-3 रॉ मटेरियल के अलावा मोस्टली सारे कंपोनेंट्स हम इन हाउस बनाते हैं। और अगर मैं सिर्फ एसी की बात करूं, तो हमारा खुद का इन हाउस बनने वाली जो वैल्यू एडिशन है, इट इज़ मोर देन 65-70%। कंप्रेसर जो ऑलमोस्ट 25% वैल्यू का होता है किसी का, वो तो सभी को इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो हम सारे खुद अपने इन हाउस बनाते हैं। सो 65-70% बाय वैल्यू ऑफ components for EPAC are manufactured in-house, which is the highest amount of backward integration in this industry under single roof. And all this has been done organically. हमने सब अपनी खुद की R&D, खुद की मेहनत, खुद की टीम के साथ लग के सारी कैपेबिलिटी अचीव करी है। जो दर्शक देख रहे हैं इस शो को, उनको बता दें कि कंपनी का आईपीओ 19 जनवरी से खुलकर 23 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 218 से 230 रुपए पर शेयर का है। बजरंग सर, कंपनी पर कुछ डेट भी है, तो आईपीओ से कुछ डेट उतारने का भी प्लान कर रहे हैं या कंपनी एक्सपेंशन पर खर्च करेगी? देखिए, अब जो प्राइमरी रेज है हमारे इस आईपीओ में 400 करोड़ का है। उसमें 400 करोड़ में 230 करोड़ रुपए हमने कैपेसिटी एक्सपांशन में लगाएंगे, और जो कैपेसिटी एक्सपांशन होगी वो FY25 के बाद में जो रिक्वायरमेंट आने वाली है बहुत बड़ी, उसके लिए हम कैपेसिटी एक्सपांशन करेंगे। और इसके अलावा 80 करोड़ रुपए जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है, जो 170 करोड़ का भी है, वो 80 करोड़ रुपए उसको उसमें हम कम करेंगे, और बाकी जो थोड़ा बहुत है वो जनरल एक्सपेंसेस के लिए। तो सर, अभी कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है कंपनी का? सो विवेक जी, बड़े इंटरेस्टिंग है कि एसी जो है ना, सिर्फ 6 महीने ही बनता है और 6 महीने ही बिकता है। तो जिस 6 महीने में मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन 6 महीने में तो प्रेशर इतना होता है कि 100% से ज्यादा यूटिलाइजेशन आती है कैपेसिटीज की। सो हरदम चैलेंज हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे खुद के लिए यही रहा है कि हम बाकी के 6 महीने में कैसे अपनी कैपेसिटीज को बैलेंस करें। इसीलिए कंपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन लिया कि हम जो बाकी के अप्लायंसेज हैं, जो उन 6 महीनों में बिकते हैं, जैसे एक स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस एक ऐसा सेक्टर था जो हमने 2013-14 में आइडेंटिफाई, और उसमें हमने एक जर्नी पे एक लेवल पे ले आए। अब गोइंग फॉरवर्ड ऐसे ही अप्लायंसेज और एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो एसी के अलावा जिनकी रिक्वायरमेंट बाकी महीनों में होती है। तो आज की डेट में अगर एवरेज यूटिलाइजेशन देखेंगे तो हमारा 50-55% है, और इंडस्ट्री का भी वही 45 से 50% आता है। लेकिन हम जैसे जैसे अपने कैपेसिटीज को यूटिलाइज करेंगे बाकी अप्लायंसेस के लिए, जैसे आज हम लगभग 15 से 20% अपना रेवेन्यू स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस से लेके आते हैं, ये रेवेन्यू को इस चीज में अब हम और नए प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। जैसे हमने आरएचपी में मेंशन करा कि हम छोटे अप्लायंसेस में काफी सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, मिड साइज अप्लायंसेस में कूलर्स, वॉशिंग मशीन ऐसे अप्लायंसेस देख रहे हैं। तो सब चीज का उद्देश्य ये है कि हम अपनी कैपेसिटीज को फंजिबल बना लें, कि हम उसको कहीं भी यूज कर सकें। बजरंग सर, एबिटा मार्जिन्स अगर हम कंपनी के देखें तो 6% और 7% के आसपास चल रहे हैं। ये इन्हीं लेवल्स पर चलेंगे या इसमें कुछ जो आप नई प्रोडक्ट लाइन ला रहे हैं उससे कुछ बूस्ट मिलेगा एबिटा मार्जिन्स पर? सो मित्र साहब, एबिटा मार्जिन इज अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो कंपनी का एब्सोल्यूट एबिटा होता है, उसको बढ़ाने के या उसको इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली ऑल द मैनेजमेंट वर्क इन अ डायरेक्शन कि जहां पर हम एबिटा को हर साल इंप्रूव कर सकें। जो स्ट्रेटेजी ने प्लेस हमने डाली है, जैसे कि हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एन एफर्ट कि हम जहां ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, अपने एसेट्स को जितना फंजिबल बनाएंगे, पूरे साल का धंधा करेंगे, डेफिनेटली दैट विल शो रिजल्ट्स। दूसरा है हमारा, जैसे हम डेट प्रीपेमेंट कर रहे हैं, दैट इज अनदर एफर्ट। तीसरा है, हम अगर आप हमारे पिछले 3 साल के रिजल्ट देखेंगे तो देयर इज एन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल साइकिल। कंपनी का एबिटा में तो ब्याज भी आ रहा है, डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल एक ऐसी चीज है जहां पर हमने बहुत सिग्निफिकेंटली रिडक्शंस करी है। ऑलमोस्ट 120 दिन से 90 दिन पे लेके आए हम 2023 में। और जो सितंबर तक का रिजल्ट हमने ऑडिटेड रिजल्ट अभी शेयर करे हैं नंबर में, उसमें हम लगभग 60 पे आ गए हैं। तो ये सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं, वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एंड देन बैकवर्ड इंटीग्रेशन।
जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारा है, ये लार्जली हमने पिछले साल में अचीव करा है। ये जैसे जैसे हमारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के यूजेस बढ़ेंगे, हमारे इन हाउस वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। दिस विल आल्सो हेल्प अस बाय लेस फ्रॉम आउटसाइड, कंज्यूम एंड प्रोड्यूस मोर इन हाउस। उसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि एक तो क्या है कि हमारी जो स्केल बढ़ती जा रही है, स्केल बढ़ने से हमारी बाइंग पावर भी बढ़ रहा है, और दूसरी बात हमारी रेटिंग इंप्रूवमेंट होने से, और सबको कॉन्फिडेंस है कि हमारी स्केल ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हमारा सब्सटेंशियल रिडक्शन भी हमारे वेंडर्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सटेंशियल रिडक्शन भी दे रहे हैं। और दूसरी बात है हमारा R&D फोकस बहुत ज़्यादा है। एक तो होता है कि बॉम कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करें, और दूसरी बात है थ्रू R&D वैल्यू इंजीनियरिंग करके हम अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो R&D जो फोकस हमारा है, जो आज हमारे पास 56 R&D इंजीनियर्स है एज ऑन ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ सितंबर, सो वो भी हमारा काफी वैल्यू ऐड करेगा गोइंग फॉरवर्ड इन द इंप्रूविंग द EBITDA मार्जिन। सर लास्ट क्वेश्चन, कंपनी चूंकि डोमेस्टिक बिजनेस पर ज्यादा भी कैटर कर रही है, एक्सपोर्ट के भी कुछ प्लान है? एक्सपोर्ट तो महासागर है हमारे सामने जो खुला पड़ा है, बिल्कुल आज हम उसको टैप ही नहीं कर पा रहे, मैं ऐसा बोलूंगा। तो करंटली हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत छोटी क्वांटिटीज में, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज, श्रीलंका, थोड़े बहुत अफ्रीकन कंट्रीज में, बट इट इज मोर और लेस नेग्लिजिबल, लेस देन 1% ऑफ आवर टॉप लाइन। बट जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने वो बहुत बड़ी है। जी। तो अभी ऐसा है कि जो हम बार बार बात करें कि हम अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं, फंजिबल कर रहे हैं, कॉस्ट लीडरशिप अटेन करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये सारा इसलिए कि आज सारी दुनिया जानती है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट चाइना से हो रही है। तो चाइना को हेड ऑन लेने के लिए जो हम स्केल अचीव करने की ड्रीम रख रहे हैं, जिसके लिए हम ये फंड रेज कर रहे हैं, ये सारा इसीलिए कि वी बिकम कॉस्ट कंपेटिटिव, एंड डेफिनेटली देन द अपॉर्चुनिटी जो खुलेगी हमारे सामने, वो तो बिल्कुल माइंड बॉगलिंग है। विवेक जी, एक तो जो PLI स्कीम गवर्नमेंट ने हमको दी है, इट्स ए बून फॉर द इंडस्ट्री, फॉर अस एंड द इंडस्ट्री। ये PLI स्कीम जो है वो कंपोनेंट के ऊपर है। कंपोनेंट ना हम ज्यादा स्केल बढ़ाएंगे उसी के ऊपर सब्सिडी है। कंपोनेंट जैसे जैसे स्केल बढ़ेगी होगा, और एक्सपोर्ट में जो डिसेबिलिटी प्रेजेंटली है अगेंस्ट चाइना, वो हमारी काफी मिटिगेट हो जाएगी। और श्री सिटी जो फैक्ट्री लगी है हमारी साउथ के अंदर, वो भी हमारे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स काफी कम हो जाएगा। और PLI से जो बेनिफिट मिलेगा, स्केल से बेनिफिट मिलेगा, उससे हमको लगता है 2-3 एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव की तरफ बढ़ रही है। Quick, just one add-on, which also kind of shows our जो हमारा विजन रहा है पीछे, जो हमारी जर्नी रही है, और जो गोइंग फॉरवर्ड हमारा विजन भी है, जो हमने सबसे शेयर भी करा है। हमारी एक डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेटेजी रही है कि वी आर ए इंटीग्रेटेड फैसिलिटी अंडर सिंगल लोकेशन पे हम लोग इंटीग्रेटेड हैं। ये अपने आप में एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है कि जितने भी कंपोनेंट्स हम बनाते हैं सब एक ही रूफ के अंदर बना रहे हैं। तो जो हमारे 3 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, देहरादून, गुवाहाटी, साउथ में चेन्नई, श्री सिटी, ईच वन ऑफ देम इज वो अपने आप में मतलब एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ सारे कंपोनेंट्स खुद ही बन रहे हैं। तो हमें कुछ बाहर से नहीं लेना, कुछ यहाँ से नहीं मंगाना, 10 जगह से मंगा के एक जगह असेंबल नहीं करना। सो ये सारी सप्लाई चेन बेनिफिट्स और लॉजिस्टिक्स बेनिफिट है ना, ये एक हमको कॉस्ट कंपेटिटिव एडवांटेज देती है। सर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर IPO। एंड हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का कंपनी बिजनेस कर रही है और जितने बड़े कस्टमर्स को कैटर कर रही है, आप के IPO को भी उसी तरह का अच्छा रिस्पॉन्स मिले और स्ट्रीट सही वैल्यूएशन आपकी कंपनी के IPO को प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।